हाँ तो प्यारे साथियों, हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में। और खिलजी वंश में हम लोगों ने पढ़ा था मुबारक शाह खिलजी तक, यानी कि 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक। तो आज की इस श्रृंखला में, आज के इस लेक्चर में हम अध्याय 16 के दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ शुरुआत करेंगे हम मुबारक शाह खिलजी के बाद में, यानी कि तुगलक वंश के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? तुगलक वंश के बारे में। जो तुगलक वंश था, और ये तुगलक वंश चला था हमारा 1320 से लेकर के और 1414 ईस्वी तक। ठीक है, 1414 ईस्वी तक हमारा तुगलक वंश चला था। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नंबर 1 पर, इसमें करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। और गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1325 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए देखो, जो तुगलक वंश था इसकी जो स्थापना की थी, तुगलक वंश की जो स्थापना की वो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गाजी मलिकद ने 1320 ईस्वी में की। कब की? 1320 ईस्वी में की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिकद ने 1320 ईस्वी में हमारे इस तुगलक वंश की स्थापना की। और एक साइमिक सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक साइमिक स्रोतों के अनुसार देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो करोना जनजाति से था। ये गयासुद्दीन तुगलक जो था ये कौन सी जनजाति से था? करोना जनजाति। ठीक है, करोना जनजाति से बिलोंग करता था ये, करोना जनजाति से बिलोंग करता था। ठीक है, हालांकि करोना शब्द की जो उत्पत्ति हुई इसके बारे में देखा जाए, इसके हमारे पास अधिक जानकारियां नहीं है। ये शब्द ऐसा बताया जाता है कि जो करोना शब्द है एक मिली जुली प्रजाति की ओर से इशारा करता है, जो कि मंगोल कह सकते हो, या जो तुर्की पिता हुआ करते थे इनके, या जो गैर तुर्क हुआ करते थे, वहां के जो माओ के जो वंशज थे वहीं से करोना शब्द आया है, करोना। ठीक है, जब इसने राजगद्दी ग्रहण की, और राजगद्दी ग्रहण करने से पहले गयासुद्दीन ने जो है सल्तनत को मंगोल हमलों से बचा करके अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। और वह दिलपालपुर में जो है काफ़ी वर्षों तक अलाउद्दीन का मुक्ताबी बन करके रहा था। उसने मुकद्दम और जो खूते थे उन खूतों को अपने पुराने अधिकार लौटा दिए। किस किस को? जो मुकद्दम थे और जो खूतो थे। मुकद्दम और दूसरे कौन थे? खूतो। इनको क्या लौटा दिया? इनके जो अधिकार थे पुराने वो लौटा दिए। ठीक है, और सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। इस गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहला शासक था सल्तनत में जिसने एक नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसने नहर का निर्माण करवाया किसके लिए? सिंचाई के लिए। ठीक है, और अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन ने दाग और चेहरा प्रथा को चलाया था, है ना। तो उसने जो अलाउद्दीन ने जो चलाई थी दाग और चेहरा प्रथा, उसको भी प्रभावशाली ढंग से इसने लागू किया। किसने? हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी उसने गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण के जो राज्य थे उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। और इसमें सबसे पहले मिलाया गया कौन सा राज्य था? वारंगल। सबसे पहले वारंगल को मिलाया गया था। ठीक है, जो निज़ामुद्दीन औलिया है उसने गयासुद्दीन के बारे में कहा है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। उसने निज़ामुद्दीन औलिया के लिए कहा, निज़ामुद्दीन औलिया जो है, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा है किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में उसने कहा है। क्या कहा है? कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ऐसा कहा है किसने? गयासुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली अभी दूर है। ठीक, दूसरी बात, और जब स्वागत समारोह जब होता था उसके लिए जो लकड़ियां हुआ करती थी, लकड़ी के जो भवन हुआ करते थे, वो जो तुगलकाबाद है हमारा, उसके पास में अफगानपुर गांव है, वहां गिरने से क्या हुआ? फरवरी मार्च का महीना था और 1325 ईस्वी में इस गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी? ध्यान रखना, अफगानपुर में।
अफगानपुर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन समय कब से कब तक रहा? इसका रहा 1325 से लेकर के और 1351 ईस्वी तक। ठीक है, 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक हमारे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक, हम कह सकते हैं, विवादित व्यक्तियों में से एक था, जिसे कि उसके एक अव्यवहारिक कार्यों या फिर हम कह सकते हैं उसके राज्य में जो असंख्य विद्रोह हुए उनके लिए याद किया जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। सुल्तान की लगभग सभी जो सामयिक जो इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या किया? इतिहासकारों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बतर्सना का जो कारण था उसका हिंदुओं और जो जोगियों के साथ या सानिध्य हो सकता है, जिसके कारण क्या हुआ? जो इशामी और जो बर्नी जैसे इतिहासकार थे उन्होंने अधार्मिक घोषित कर दिया इसको। और यहाँ तक कि इशामी ने सुल्तान को काफिर घोषित किया और उसके विरुद्ध युद्ध का आह्वान भी किया। उलेमा, काजी, खातीब और हालांकि बात करो विद्ववेत्ता भी इसमें शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? उलेमा, ठीक है, काजी, खातीब, खातीब बोलते हैं उपदेशक को, ठीक है, उपदेशक को, उपदेशक। और मैंने बताया दूसरा कौन बताया मैंने आप लोगों को? विधिवेत्ता, विधिवेत्ता, ठीक है, ये भी उसमें शामिल थे। और इनके सहित क्या हुआ? काफी, बहुत कह सकते हैं, अनेक प्रभावशाली मुसलमानों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोहों में भाग लिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? जो उनके विरोधी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के जो विरोधी थे, उनकी एक निर्ममता पूर्वक, एक निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। जिससे क्या हुआ? समुदाय का जो उच्च वर्ग था उसके लोग भी अब उससे और भी रुष्ट हो गए, और भी नाराज हो गए, जिसके विरुद्ध और हमले और विद्रोह करना स्टार्ट किया। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे ज़्यादा विलक्षण व्यक्ति या विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक हुआ करता था। अब क्या था? वो अरबी और फारसी का महान विद्वान और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे कि खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र, दर्शन की बात कर लो, ठीक है, गणित है आपका, गणित है, यहाँ तक कि चिकित्सा की बात हम लोग कर सकते हैं, चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान जो थी, तर्कशास्त्र, इन सब में पारंगत हो गया, इन सब में पारंगत था। और उसके शासनकाल में ध्यान रखिएगा सन 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री इबन बतूता जो था वो भारत आया। कौन आया? एक हमारे यहाँ पे अफ्रीकी यात्री था, अफ्रीकी यात्री, ठीक है, या हम उसे मोरक्को की भी बोल सकते हैं, मोरक्को का निवासी था, ठीक है, वो आया। उसका नाम क्या था? इबन बतूता। इबन बतूता जो है भारत में वितरण करने के लिए आया, घूमने के लिए आया। और 1342 ईस्वी में याद रखिएगा जो इबन बतूता था वो सुल्तान के राजदूत की जो हैसियत से उससे चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी गया। किसमें? ध्यान रखिएगा, चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी ये गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे। जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अलग अलग योजनाएं चलाई। अब वो योजना कौन सी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना, सबसे पहली योजना तो इसकी यही थी, इसने राजधानी परिवर्तन किया, इसने राजधानी परिवर्तन किया। और राजधानी परिवर्तन इसने कब किया? ध्यान रखिएगा, राजधानी परिवर्तन इसने किया हमारा 1327 ईस्वी में। कब किया? 1327 ईस्वी में इसने राजधानी परिवर्तन किया। सुल्तान की सबसे ज़्यादा विवादास्पद जो योजना थी वो दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन करना था। इसने राजधानी परिवर्तन कहाँ से किया? ध्यान रखिएगा, इस पहले इसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी और दिल्ली से कहाँ कर दिया इसने? ध्यान रखिएगा, देवगिरी में अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, स्थानांतरित कर दी देवगिरी में, ठीक है।
और 1327 में ही राजधानी परिवर्तन से पहले देवगिरी को दौलताबाद नाम से जानते थे। 1327 में ध्यान रखना, जो देवगिरी था, देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जानते थे। काय के नाम से? दौलताबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, जब राजधानी परिवर्तन नहीं हुआ था उससे पहले 1327 में इस देवगिरी को दौलताबाद के नाम से हम लोग जानते थे। और देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहते हैं। इस देवगिरी को क्या कहते हैं? कुतुबुल इस्लाम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुतुबुल इस्लाम भी इसको कहते हैं। ठीक है, कुतुबुल इस्लाम भी इसको कहते हैं। किसको? दौलताबाद को या देवगिरी को। ठीक है, और हालांकि उस समय की परिस्थिति को देखते हुए तत्काल के जो इतिहासकार थे उनके अनुसार देखा जाए, दिल्ली की जो पूरी जनता थी, समस्त जनता जो थी, उसको दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए और दिल्ली जो है उजाड़ हो गई पूरे तरीके से। ठीक है, अगर दूसरी बात इसकी करें, दूसरी योजना की, तो इसने क्या किया था? जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका प्रचलन किया। काय का? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने कब किया? ध्यान रखिएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 ईस्वी में। 1329 ईस्वी में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और इसके लिए इसने क्या किया? चांदी के जो टंका थे पहले चलते थे, उसके स्थान पर काले, है ना, काले के नए सिक्के चलाए और उनका मूल्य टंका के बराबर घोषित कर दिया गया। हालांकि तुगलक से पहले देखोगे तो जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका चीन में देखोगे तो जो कुबलई खान था और जो ईरान का कैर बतू था उसने ऐसा प्रयोग किया था पहले, सबसे पहले। जो सांकेतिक मुद्रा थी, जो सांकेतिक मुद्रा, इस सांकेतिक मुद्रा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ध्यान रखिएगा, चीन में। चीन में सबसे पहले प्रयोग किया था इसको कुबलई खान ने। किसने? कुबलई खान ने। कुबलई खान ने। और उसकी जगह ईरान में एक बात करें, ईरान में भी इसका प्रयोग हुआ था सांकेतिक मुद्रा का। तो ईरान में किसने प्रयोग किया था? ईरान में ध्यान रखना, ईरान में किया था कैर बतू ने। किसने? कैर बतू ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, और उन्होंने कागज की मुद्रा को भी अपनाया। इन्होंने कागज की मुद्रा को भी अपनाया। कागज की जो मुद्रा थी हमारी चीन से स्टार्ट होती है, इसको कागज की मुद्रा को भी अपनाया। और मोहम्मद तुगलक की ये जो योजना थी वो असफल रही। जो सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी वो असफल रही मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, क्योंकि उसने नकली मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी कड़े उपाय नहीं किए थे। वहाँ रोकथाम नहीं थी। और जैसा कि बर्नी ने बताया है, बर्नी मानता भी है इस चीज़ को कि प्रत्येक हिंदू के घर में टकसालें स्थापित हो गई थी और प्रजा ने कांसे और तांबे के सिक्कों को दबा लिया। और तांबे के सिक्के लगभग वो बात की जाए तांबे के सिक्कों की, तो जो तांबे के सिक्के थे, तांबे के सिक्के लगभग बताया जाता है कि 1329 से लेकर के और 1332, यानी कि एक अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 3 वर्ष तक प्रचलन में रहे थे। और योजना बड़ी संख्या में नकली सिक्कों के प्रचलन के कारण असफल हो गई थी। शहर के बाहर देखोगे तो हिंदू सरदार इनका प्रयोग जो है भूमि राजस्व दायित्व के निर्वाह के लिए करते थे। बर्नी ने उल्लेख भी किया है, बताया है उसने कि प्रत्येक हिंदू परिवार जो है एक टकसाल बन गया था। और सरकार की जो बात करो, सरकार को आखिरकार इन सिक्कों को वापस लेकर के इनके स्थान पर सोने और चांदी के टंके जारी करने पड़ गए। ये इसलिए सफल हुई थी, है ना। और तीसरी अगर इसकी योजना की बात करें तो वो था दोआब में इसने कर वृद्धि कर दिया। क्या कर दिया? दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी इसने। दोआब में कर वृद्धि, ध्यान रखिएगा। खुरासान सेना जो थी, कौन सी सेना? खुरासान सेना। जो खुरासान सेना थी हमारी, अगर खुरासान सेना के खर्च ने देखा जाए तो सुल्तान को दोआब के कर में या कर की जो दर थी वो बढ़ाने पर विवश कर दिया। क्योंकि वर्तमान में देखोगे खराज जो था फसल का आधा हिस्सा था और यही कारण हुआ कि बढ़ी हुई जो राजस्व की दर थी उससे किसानों के बीच अशांति फैल गई। बर्नी बताता है अपने वृत्तांत में, अपने विवरण में लिखा है उसने कि हिंदुओं ने अनाज के ढेरों पर आग लगा करके उन्हें नष्ट कर दिया था और अपने घरों में जो पशु थे पशुओं को भी खदेड़ दिया
और सुल्तान ने शिकदार और फौजदार, शिकदार और फौजदार याद रखना, ये राजस्व एकत्रित करने वाले सेनापति हुआ करते थे। कौन? शिकदार, शिकदार और फौजदार, ये कौन हुआ करते थे? मैंने अभी जैसा कि आपको बताया, ये दोनों कौन हुआ करते थे? ध्यान रखिएगा, जो राजस्व हुआ करता था, जो राजस्व कर हुआ करता था, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी या सेनापति, ठीक है, राजस्व एकत्रित करने वाले सेनापति हुआ करते थे। कौन? शिकदार और फौजदार, ठीक है, शिकदार और फौजदार। तो मैंने बताया कि जब नष्ट कर दिया अनाजों को, अपने पशुओं को भी खदेड़ दिया, तो सुल्तान ने क्या किया, जो शिकदार और जो फौजदार थे उनको सब कुछ नष्ट कर देने का आदेश दे दिया कि सब कुछ नष्ट कर दिया जाए जनता का, किसानों का। और उन्होंने काफ़ी खेतों को, मुकद्दमों को मार डाला, अनेकों को अंधा भी कर दिया है। जो बच गए थे वे दल बना करके जंगलों में भाग गए और देश नष्ट हो गया। और ऐसे समय देखोगे तो सुल्तान बरान जिला जो था, जो कि हमारा बुलंदशहर में पड़ जाता है, आधुनिक बुलंदशहर में बरान जिला, उसमें चला गया और उसने आदेश दे दिया कि सारे बरान जिले को लूट कर नष्ट कर दिया जाए। और सुल्तान ने स्वयं कन्नौज से लेकर के दलमऊ तक का जो क्षेत्र था वहाँ लूटपाट की और तबाही मचाई। जो भी पकड़ा गया, जो भी मिला, उसे मार डाला गया। और अधिकतर उसमें जो किसान थे वो जंगलों के लिए भाग गए। और उन्होंने, सुल्तान की जो सेना थी, सेना ने क्या किया कि जंगलों को भी घेर लिया और उन्हें जो भी कोई वहाँ भी मिला उन सबको मार डाला। तो दिल्ली में बात करें, दिल्ली में क्या हुआ, जो दोआब था, और दोआब से जो अन्न अब आ नहीं रहा था, क्योंकि किसान सब भाग गए, फसलों में आग लग गई, खेत जाड़ दिए गए, तो दिल्ली में अनाज नहीं आ रहा था। अब क्या कारण हुआ कि जो भोजन की कमी थी, अब भोजन के लिए भारी कमी पड़ने लग गई। और सूखा पड़ने से जो स्थिति थी और भी संकटग्रस्त हो गई, और भी विकट हो गई। और जो सूखा थी वो मालवा और पूर्वी पंजाब में भी फैल गई। बर्नी ने लिखा है इस चीज़ को भी लेकर के, बताता है बर्नी जो अपने वृतांत में, कि दिल्ली के अधिकांश नागरिक जो थे या तो मारे गए थे या शहर ही छोड़ करके भाग गए थे। और सुल्तान को तो दिल्ली छोड़ करके अवध के उपजाऊ क्षेत्रों में जाने की अनुमति देनी पड़ी थी। और इब्न बतूता ने बताता है अपने वृतांतों में कि सुल्तान स्वयं एक अस्थायी रूप से, यानी कि 2.5 वर्ष के लिए गंगा पर स्वर्गदारी चला गया। और कहा जाता है ऐसा कि सूखा 7 वर्ष तक पड़ी, सूखा पड़ी वो 7 वर्ष तक सूखा पड़ी। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष तक। सुल्तान ने क्या किया, दोबारा से खेती बाड़ी शुरू करने के लिए किसानों को बड़ी मात्रा में धन दिया, लेकिन उनके प्रयासों को कोई खास सफलता नहीं मिली। बर्नी फिर भी इस चीज़ को लेकर के लिखता है, उसका जो यात्रा वृतांत है बर्नी का, वो लिखता है कि जो लालची आदमी थे, जो लालची जनता थी, जो कष्ट में थे और जो दुख सह रहे थे, है ना, दुख सहायक व्यक्ति थे, उन्होंने 3 वर्ष के अंदर 3 लाख बीघा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का बीड़ा उठा लिया। और उन्हें 70 लाख टंके के बराबर, कितना, 70 लाख टंके के बराबर देखा जाए, 70 लाख बहुत हो गया, यानी कि 70 लाख टंके के बराबर ऋण, यानी कि सोनधर जो होता है वो दिया गया। और उन्होंने धन जो है स्वयं पर खर्च कर दिया। इसने एक अभियान चलाया था उसी समय, ध्यान रखिएगा, खुरासान अभियान। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाया था? खुरासान अभियान। और ये खुरासान अभियान क्या था? ये जो है, जो तरमासरीन थे उनके साथ मैत्री का परिमाण था। उनके साथ ये रिजल्ट था किसका? मैत्री का। किसके साथ? तरमासरीन के साथ। ठीक है। और ऐसा बताया भी जाता है, कहा जाता है, हम लोग ऐसा पढ़ते भी हैं इस चीज को, कि जो त्रिमैत्री संगठन था, त्रिमैत्री संगठन किस किस के बीच में था, ये भी याद रखना। त्रिमैत्री संगठन, जो त्रिमैत्री संगठन था, ये ध्यान रखिएगा, ये किस किस के बीच में था? मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में था, और दूसरा तरमासरीन के बीच में था, और तीसरा कौन था इसमें? हमारा जो मिस्र के सुल्तान थे, मिस्र के सुल्तान। इन तीनों के बीच क्या था? त्रिमैत्री संगठन था। ठीक है, इन तीनों के बीच त्रिमैत्री संगठन का बताया जाता है। तो जो इसमें खुरासान के जो सुल्तान थे अबू सैयद, उनके विरुद्ध बनाया गया था। ये जो संगठन बनाया गया था, ये किसके विरुद्ध बनाया गया था? जो खुरासान के सुल्तान थे, जो
खुरासान के सुल्तान थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था अबू सैयद। अबू सैयद, ठीक है। तो अबू सैयद के विरुद्ध जो है ये त्रिमैत्री संगठन बनाया गया था। और जो अभियान था खुरासान अभियान, इसको क्या किया? सुल्तान की जो सेना थी जब तैयार हो गई तो ट्रांस ऑक्सियाना में जो है राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण तरमासरीन को शासक पद से हटा दिया गया और ये जो अभियान था वो कभी भी प्रारंभ नहीं हो पाया, यानी कि असफल हो गया। ठीक है। अब यहाँ एक और अभियान था इसका, कराचिल का सैनिक अभियान, जो कि 1332 ईस्वी में इसने चलाया। कौन सा? कराचिल का, ध्यान रखिएगा। कराचिल का सैनिक अभियान। और जो कराचिल का सैनिक अभियान था, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो कराचिल का सैनिक अभियान था ये हमारा कब चलाया गया? 1332 ईस्वी में इसको चलाया गया। ठीक है, 1332 ईस्वी में इसको चलाया गया और इस सुल्तान की अगली जो विजय पाने के लिए योजना बनाई थी इसने, लेकिन इसका विनाशकारी अंत हुआ। क्योंकि जो कराचिल कुमायूं था, कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित एक क्षेत्र था। जो कराचिल था वो कुमायूं की पहाड़ियों में एक क्षेत्र था, छिपा हुआ क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, जो कराचिल था ये कहाँ पर क्षेत्र था? मैंने बताया आप लोगों को, ये कुमायूं की पहाड़ियों में क्षेत्र था। ठीक है, कुमायूं की जो पहाड़ी है वहीं पे है ये कराचिल का क्षेत्र जो है। और सर्दी और बर्फीली तूफान में लगभग दोनों सेना जो थी, पूरी सेना यहाँ मारी गई। जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदाओं से बच गए थे वे प्लेग में मारे गए और इनका सैन्य नेतृत्व खुसरो मलिक कर रहा था। इसकी सेना का नेतृत्व, इस कराचिल सैनिक अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व, ध्यान रखिएगा, खुसरो मलिक। कौन कर रहा था? खुसरो मलिक इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक, इसके बाद इसके विद्रोह की बात करें। विद्रोह, ध्यान रखिएगा, जब दोआब में मैंने बताया था कि काफ़ी फसल नष्ट हो गई, किसान मारे गए, भाग गए। जब दोआब में उथल पुथल हुई तो उससे मावर, बंगाल और तेलंगाना के जो दूरस्थ प्रांत थे उनमें विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। अब सुल्तान जो है मावर को फिर से हासिल नहीं कर पाया और काम्पिली भी उसके हाथ से निकल गया। जहां तक बात की जाए तो दिल्ली की सेनाओं को हराने के लिए, पराजित करने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू हो गया था और इसका अंत हुआ 1336 में। कब? 1336 ईस्वी में। और एक स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना से इसकी अंत हुआ। किससे? विजयनगर की स्थापना से। ध्यान रखना, विजयनगर स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। और इसका समय, और इस समय क्या था कि जो उसकी सेना थी उसमें काफ़ी भीषण प्लेग फैल गया और आधे सेनापति, और हालांकि बात करें तो लगभग 1/3 सेना जो थी वो महामारी की चपेट में आ गई। और सन 1934 में क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, 1334 के बाद में लगातार विद्रोह के कारण शाही सेना की स्पष्ट कमजोरी बनती चली गई थी, यानी कि पूरा का पूरा वर्ग, शासक वर्ग कमजोर पड़ता गया था। यहाँ बात करें थोड़ी सी अमीरन ए सदा के विद्रोह की। अमीरन ए सदा का जो विद्रोह था, ध्यान रखिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके शासन के अंतिम वर्षों में से ही देखोगे लगभग 100 गांव के विदेशी सामंत, कितने? 100 गांव के, लगभग 100 गांवों से देखोगे कितने? मैंने बताया विदेशी सामंत, जिन्हें कि अमीरन ए सदा और अमीर कहते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और ऐसा बताया भी जाता है कि जो अमीरन ए सदा था उसने क्या किया, दक्कन पर शासन करने के लिए सुल्तान की नई योजना जो थी उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया। और जिसके कारण उसका जो स्थान था, जो स्थिति थी, कोई और ले लेता। और गुजरात और दक्कन के राजस्व पर देखोगे तो हालांकि ज़्यादा केंद्रीय नियंत्रण होता था। तो सुल्तान ने ये कदम उठाया। क्यों उठाया? इसलिए उठाया क्योंकि वह सोचता था कि जो अमीर हैं वो केंद्रीय सरकार को राजस्व की बड़ी रकम नहीं दे रहे हैं। सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसलिए वाला कदम उठाया। दौलताबाद के जो अमीर सदा थे उन्होंने एक नया राजा चुन करके दक्कन के पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। बहमनी राज्य के पूर्वगामी जो थे हैं, इस राज्य का अगली 1.5 शताब्दी तक दक्षिण के राजनीतिक परिदृश्यों में वर्चस्व रहा है देखा जाए तो। और हालांकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके जीवन काल में ही जो पूरा दक्षिण भारत था वो स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में
तुगलक साम्राज्य के जो ध्वंसावशेष थे उन पर 3 स्वतंत्र राज्य, कौन कौन से 3 स्वतंत्र राज्य याद रखिएगा, 3 स्वतंत्र राज्य ध्यान रखिएगा, वो कौन कौन से थे। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, दूसरा था बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत, और तीसरा कौन सा था, तीसरा याद रखना, तीसरा था हमारा मदुरा या मदुरा की सल्तनत कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, मदुरा की सल्तनत। अब इनकी स्थापना हुई और तुगलक शासन ने क्या किया, जैन विद्वान थे, तुगलक शासन ने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया। किसका, जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का, नाम लिखे दे रहा हूं, इनको याद रखना, जिन प्रभु सूरी और दूसरा मैंने बताया राजशेखर, ठीक है, इनका स्वागत किया कहां पर, जो नए साम्राज्य बनकर तैयार हुए थे। और दिल्ली सुल्तानों में देखोगे तो वो पहला सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्योहारों को मुख्तैया यानी कि होली में भी भाग लेता था। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के जो त्यौहार थे उनमें होली जो मुख्यतः बताया जाता है, होली उसमें भाग लेता था। और 1351 ईस्वी का जब समय आया, 1351 ईस्वी का जब समय आया तो सिंध में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है थट्टा, वहीं पे विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। और बदायूं जो है वो कहता है इस चीज को तो कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि उसने काफी विद्रोह किए, जनता ने काफी विद्रोह किए, जनता परेशान हो चुकी थी उसके शासन से, ठीक है। तो 1351 में सिंध में जो थट्टा जगह है वहां पर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अपने फिरोज तुगलक के बारे में। किसके बारे में, फिरोज तुगलक के बारे में अब हम पे बात करेंगे, ठीक है, फिरोज तुगलक के बारे में। और फिरोज तुगलक ने शासन किया 1351 से लेकर के और 1388 ईस्वी तक, ठीक है, 1351 से 1388 ईस्वी तक। जब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका चचेरा भाई, इसका चचेरा भाई था, ठीक है, ये चचेरा भाई था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और उसने महज अभी उत्साह कह सकते हो, धर्मनिष्ठा कह सकते हो, उसका प्रदर्शन करने के लिए उसने ब्राह्मण और जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर जो है इसने जजिया कर लगा दिया। और नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के बाद शूर्स नाम की सिंचाई पर भी कर लगा दिया, जो कि भूमि की उपज की 10% होती थी लगभग। और उसके द्वारा ध्यान रखिएगा 3 नगर स्थापित किए गए थे। और 3 नगर कौन कौन से थे वो, तो 3 नगरों में आपका सबसे पहले हिसार आता है, जो हिसार स्थापित किया था इसने, दूसरा फिरोजा, ठीक है, दूसरा फिरोजा, और तीसरा कौन सा था, जौनपुर, कौन सा था, जौनपुर, ठीक है। और दिल्ली में भी इसने बात करोगे तो दिल्ली में इसने किसकी स्थापना की, दिल्ली में इसने स्थापना की फिरोजाबाद की, किसकी, फिरोजाबाद की, ठीक है। और जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौन खान की स्मृति में की थी, किसकी, जौनपुर की, इसका भाई था, ध्यान रखिएगा कौन था, इसका भाई था, क्या नाम था इसके भाई का, जौन खान या जौना खान, ठीक है। उसकी स्मृति के याद में इसने वहां स्थापना करवाई उसकी, जैनपुर की, जौनपुर की। हालांकि धार्मिक वर्ग से देखोगे इसने एक प्रशंसा के लिए, अपनी एक बड़ाई करवाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई, है ना, किसको, जगन्नाथ मंदिर को। और सुल्तान पहला सल्तनत कालीन शासक था जिसने कि राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। हालांकि प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हांसी और सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की जो खुदाई करवाई थी वो मानी जाती है। और एक नहर जो सतलज नदी से दीपालपुर के पास और दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदाई गई थी। हालांकि पिफरोज ने क्या किया था, एक रोजगार दफ्तर की स्थापना भी की, इसको स्थापित किया जो कि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाता था। और उसने एक विभाग दीवाने खैरात, कौन सा, दीवाने खैरात, जो दीवाने खैरात था
उसकी स्थापना की, जो कि मुसलमान और जो अनाथ स्त्रियां थीं, जो विधवा थी, उनको आर्थिक सहायता देता था। दीवान खैरात था, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया आप लोगों को, जो कि मुसलमान और अनाथ स्त्री और विधवा स्त्री, इनको जो है क्या देता था, इनको आर्थिक सहायता देता था, आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता दिया करता था। और हालांकि फिरोज तुगलक ने क्या किया, एक सिक्का चलवाया था। इस फिरोज तुगलक ने जो है एक सिक्का चलवाया, और उस सिक्के का नाम क्या था, उस सिक्के का नाम था शशगानी। क्या नाम था, शशगानी। शशगानी नाम का इसने एक सिक्का चलवाया, ध्यान रखना, फिरोज तुगलक ने, है ना। और फिरोज को मध्यकाल के भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी मीडिएवल हिस्ट्री का इसको क्या कहते हैं, कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं इसको, जो है, ठीक है, निरंकुश शासक। और फिरोज के उत्तराधिकारियों की बात करें तो फिरोज का उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था। कौन था, तुगलक शाह, जो कि गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जो उसके उत्तराधिकारी थे, किसके, फिरोज के उत्तराधिकारी, तो फिरोज का उत्तराधिकारी उसका पौत्र था, किसका पौत्र, फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था। और उसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था, उसका नाम था, ध्यान रखना, उसका नाम था तुगलक शाह। क्या नाम था, तुगलक शाह। और जो तुगलक शाह था वो काय के नाम से गद्दी पर बैठा, वो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से। किसके नाम से, गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से, तुगलक शाह या गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। और अगले 5 वर्षों में देखोगे 3 शासक, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये गद्दी पर बैठे लगातार 5 वर्षों के दौरान। ध्यान रखिएगा, लगातार 5 वर्षों में देखोगे 3 शासक हुए थे जो कि लगातार गद्दी पर बैठे थे। एक में था आपका, मैंने बताया अभी आपको, अबू बकर, ठीक है। दूसरा कौन था, मोहम्मद शाह। और तीसरा कौन था, तीसरा मैंने बताया आप लोगों को, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये तीनों लगातार 5 वर्ष के दौरान ये गद्दी पर बैठे, ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है। और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद जो था, इन तीनों के बाद देखोगे जो नासिरुद्दीन महमूद जो था वो गद्दी पर बैठा, या ध्यान रखिएगा जब गद्दी पर बैठा वो समय बैठा 1394 में और शासन किया 1412 तक, ठीक है, वो गद्दी पर बैठा। और तुगलक वंश का ये नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था अंतिम शासक था। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल के में देखोगे जो मध्य एशिया था वहाँ के महान मंगोल सेनानायक हुआ करते थे तैमूर, उन्होंने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, 1398 में तैमूर जो थे उन्होंने आक्रमण किया भारत पर, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया 1398 में। और तैमूर ने क्या किया, अपने एक जीवन वृत्त यानी कि तुज़ुक-ए तैमूरी में अनेक बार लिखा है कि भारत पर हमला करने के पीछे उसके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि जो गैर मुसलमान थे उन पर हमला करके जो हमले कराने वाले जीवन में देखोगे कुछ प्रतिफल कमाए। दूसरा, जो इस्लाम की सेना थी जो गैर मुसलमानों पर हमला करके कुछ रकम और जो बहुमूल्य वस्तुएं लूट ले, उसके लिए उसने दूसरा उद्देश्य बताया। हालांकि जब दिल्ली जा रहा था तो दिल्ली जाते हुए तैमूर ने क्या किया, जो जसरत था, जसरत के नेतृत्व में खोखरों से कड़ा मुकाबला किया, उनसे विद्रोह किया। और झेलम के तट पर रहने वाले जो खोखर थे, जो जनजाति थी खोखर, आरंभिक हमलावरों से मुकाबला करने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने औरंगजेब के समय तक गतिरोध अपना जारी रखा। राजधानी पहुंचने तक देखोगे तैमूर ने असंख्य कस्बों पर, बिना गिने असंख्य अनगिनत कस्बों पर शहरों को लूटकर हजारों गैर मुसलमानों की हत्या कर दी। असंख्य संख्या में देखोगे तो गुलाम बनाए
उदाहरण की बात करें तो आपका जो दीपालपुर है, दीपालपुर के किले पर अपने हमले का वर्णन करते हुए तैमूर जो है अपनी आत्मकथा जब लिखा उसने, तो उसमें बताता है कि थोड़े ही समय में जो है किले में सभी लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था और एक घंटे के अंतराल में 10,000 एक घंटे के अंतराल में 10,000 गैर मुसलमानों के सिर काट दिए गए थे और इस्लाम की तलवार गैर मुसलमानों के खून से धो दी गई थी और किले में अनेक वर्षों से जो राशि, जो वस्तुएं जमा की गई थी, जो खजाने थे, जो अन्न थे, वो मेरे सैनिकों ने लूट लिए। ऐसा लिखा है तैमूर ने अपनी जीवनी में। और एक सामाजिक इतिहासकार शरफुद्दीन अली यज़दी जो थे, उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं के अनेक दल दृष्ट बना करके हमलावरों से लड़ने लगे, जबकि और लोग जो थे वो अपनी पत्नी और बच्चों सहित अपने घरों को आग लगा करके युद्ध में कूद पड़े, मारे गए बेचारे सभी के सभी। हालांकि तैमूर ने दिल्ली में काफ़ी नरसंहार का सजीव वर्णन भी किया है और वो लिखता भी है इस चीज़ को कि उस दिन बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को पूरी रात भर लगभग 15,000 तुर्क मारने, लूटने और नष्ट करने में लगे रहे थे। शुक्रवार को जब सुबह हुई तो मेरी सेना, जो कि अब काबू में नहीं थी, उन्होंने शहर में जाकर के केवल मारने, लूटने और बंदी बनाने के अलावा कुछ नहीं सोचा और उस पूरे दिन लूटपाट जो है वो सामान्य रूप से चलती ही रही थी। उसने लिखा है अपने वृत्तांत में। और अगले दिन शनिवार की सुबह देखोगे तो शनिवार 17 को जब क्या हुआ, जब उसी तरह गुजरा जिस दिन कि हमारा बृहस्पतिवार गुजरा था, शुक्रवार गुजरा था, और सबने इतना लूटा कि हर आदमी ने 50 से लेकर के 100 आदमी, औरत, बच्चों को बंदी बनाया और ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने 20 से कम न लिए हों। और सैयद, उलेमा और अलग मुसलमान जो थे उनके रिहायशी इलाकों को छोड़ करके सारे शहर को लूट लिया। हालांकि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में देखोगे तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने सैयद वंश के बारे में। किसके बारे में? अपने सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। जो सैयद वंश था ये हमारा 1414 से लेकर के और 1451 ईस्वी तक चला। कब तक? 1451 ईस्वी तक चला। देखो, भारत जब छोड़ा था तैमूर ने, उससे पहले क्या हुआ, जो खिज्र खान था, जो कि फिरोज तुगलक के एक प्रमुख अमीर का रिश्तेदार था, उसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें दिल्ली और कुछ भी जीता है, तुम्हें दिल्ली और जो कुछ भी जीता है वो सौंपता हूँ। और इसलिए बताते हैं कि अनेक तुगलक जो सामंत थे उसके विरोध के बावजूद भी सैयद नाम के एक नए शासक वंश ने क्या किया, 1414 में दिल्ली का जो शासन था, जो सत्ता थी, उसको संभालने के लिए लग गया। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था खिज्र खान। ध्यान रखिएगा, खिज्र खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की और उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, वो रैयत अला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इसकी उपाधि जो थी वो कौन सी थी? उपाधि याद रखिएगा, उपाधि थी रैयत आला की। कौन सी? रैयत आला की। रैयत आला की उपाधि किसने धारण की? खिज्र खान ने। ठीक है। और तारीख मुबारक शाही के जो लेखक थे वो थे हमारे याह्या सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही जो थी, तारीख मुबारक शाही जो थी, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे याह्या, ध्यान रखिएगा, सरहिंदी। और सरहिंदी ने लिखा है, ऐसा बताया है, उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है तारीख मुबारक शाही में, उन्हें बताया है कि सैयद वंश का संस्थापक पैगंबर का वंशज था। किसका वंशज था? पैगंबर का वंशज था। और इस परिवार का उदय अरब में हुआ था और ये मुल्तान चले गए थे, जहाँ के शासक ने खिज्र खान के पिता को अपने बेटे के रूप में गोद लिया था। जो मुबारक शाह था, उसने 1421 से 1434 तक शासन किया और मुबारक शाह ने, ध्यान रखिएगा, मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। काय की? शाह की उपाधि धारण की। इसने शासन, मैंने बताया आप लोगों को, इसने शासन किया था 1421 से लेकर के 1434 तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह की बात करें, अलाउद्दीन आलम शाह की बात करें
जो अलाउद्दीन आलम शाह था, इसने शासन किया 1443 से लेकर के और 1451 ईस्वी तक। ठीक है, 1451 ईस्वी तक। और इस वंश का अंतिम शासक था सैयद वंश का। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतार दिया था और लोदी वंश की नींव रखी थी। हालांकि सल्तनत के सभी शासक वंशों में देख लो, सैयद राजवंश का काल खिलजी के अतिरिक्त सबसे अल्प अवधि का रहा है, कम अवधि का रहा है। और इस राजवंश की कोई विशिष्टता नहीं थी बिल्कुल भी, सिवाय इसके कि ये मुसलमान के विघटन में महत्वपूर्ण साबित हुआ। यहाँ जब लोदी वंश की स्थापना हुई, तो चलिए लोदी वंश के बारे में बात करते हैं। लोदी वंश, और आपका जो लोदी वंश था वो 1451 से लेकर के 1556 ईस्वी तक चला। 1556 ईस्वी तक लोदी जो था वो सल्तनत काल का अंतिम और अफगानों के नेतृत्व का पहला शासक परिवार था। और इस राजवंश के 3 शासक हुआ करते थे। 3 शासक, पहला कौन? बहलोल, सिकंदर और तीसरा इब्राहिम। 3 शासक हुआ करते थे, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। ये राज्य का गौरव लौटाने में असफल रहे। हालांकि बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो बहलोल था, दिल्ली के सिंहासन पर बहलोल गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा, शासन को संभाला। और ध्यान रखिएगा, पहला अफगान साम्राज्य की नींव डाली उसने, पहले अफगान साम्राज्य की नींव डाली। और उसने बहलोल सिक्के को भी चलाया, जो कि अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन हुआ करता था। सिकंदर लोदी की बात करें तो इसने 1489 से लेकर के और 1517 ईस्वी तक शासन किया। और बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी, जो कि लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी जो था, ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी हुआ करता था ये। और 1504 ईस्वी की बात करें तो 1504 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। इब्राहिम लोदी ने क्या किया था? आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी हमारी आगरे की। ठीक है, आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, वहाँ पर उसने एक किले का भी निर्माण करवाया, जो कि बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर था। कौन से किले की? बादलगढ़ किले की। बादलगढ़ किले की इसने स्थापना करवाई। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और 1506 में, ध्यान रखिएगा, आगरा को सिकंदर ने अपनी राजधानी बना लिया। आगरा को अपनी राजधानी बना लिया किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और नाप के लिए एक पैमाना, इसने नाप के लिए एक पैमाना भी चलाया। नाप के लिए पैमाना, और उस नाप के लिए जो पैमाना चलाया था उसको क्या कह करके बुलाते थे? उसका नाम था गजे सिकंदरी। क्या नाम था? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी के नाम से उसने माप के लिए एक पैमाना चलाया। और सिकंदर जो था, ध्यान रखिएगा, सिकंदर के समय में ही प्रारंभ किया गया था, जो कि लगभग बताया जाता है ये 30 इंच का हुआ करता था। 30 इंच का हुआ करता था पैमाना। और उसने जो मुहर्रम था, मुहर्रम पर ताजिए निकलना बंद करवा दिया। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा से लगा दिया। एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। उसको फांसी लगवा दी सिकंदर लोदी ने। उसके समय में गान विद्या जो थी, एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही, उसकी रचना हुई। किसकी? ध्यान रखिएगा, लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही, इसकी इसी के समय में स्थापना हुई, रचना हुई। गान विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ था ये। किसका? गान विद्या का ग्रंथ, इसकी रचना हुई। ठीक है, अब यहाँ बात करें इसके बाद में इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी ने शासन किया था, आपको पता हो, 1517 से लेकर के और 1526 तक। ठीक है, और सिकंदर की जब मृत्यु हो गई, उसका ज्येष्ठ पुत्र था। किसका पुत्र था ये? सिकंदर का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र। ठीक है, लोदी, इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। और 1517 से और 18 के बीच में देखा जाए, इब्राहिम लोदी और राणा सांग के बीच घोटाली का युद्ध हुआ, जिसमें कि लोदियों की हार हुई, ये उसमें मारे गए। इसमें किसका युद्ध हुआ था? घोटाली का युद्ध। घोटाली का युद्ध हुआ। और ये घोटाली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी
इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। राणा सांगा के बीच हुआ, जिनमें कि ध्यान रखिएगा राणा सांगा के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें किसकी हार हुई। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम सल्तनत के विघटन के बारे में कि सल्तनत का विघटन कैसे हुआ। सल्तनत का विघटन कैसे हुआ या पतन कैसे हुआ। ठीक है, देखो तुगलक शासनकाल के अंतिम वर्षों में देखोगे दिल्ली सल्तनत का विघटन स्टार्ट हो गया था। जब तैमूर ने हमला किया था तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ था कि तेजी आ गई घटना में, विघटन में, पतन में। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अनेक प्रांतीय शासक और जो स्वतंत्र प्रदेश थे वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लग गए। अब जब स्वतंत्र घोषित करने लग गए तो दिल्ली से स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने वाले राज्यों में आपका बंगाल, सिंध, मुल्तान और दक्कनी राज्य सबसे पहले थे। हालांकि गुजरात, मालवा, जौनपुर के जो शासक थे उन्होंने भी यही किया, जो कि हमारे बंगाल, सिंध, मुल्तान और दक्कन के राज्य कर रहे थे स्वतंत्र घोषित अपने को। राजस्थान के राज्यों और उड़ीसा ने क्या किया, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखा, लेकिन कश्मीर जो था वो 14वीं शताब्दी के बीच तक हिंदू राज्य बनकर के रहा था। और पश्चिम में गुजरात, मालवा, मेवाड़, इनमें प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। जबकि पूर्व में बात करें तो बंगाल को जौनपुर के जो शर्की और जो उड़ीसा के गजपति थे उनका सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली के शासक गंगा यमुना क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए जौनपुर में संघर्ष करते रहे। लोदियों ने क्या किया, उस राज्य पर नियंत्रण करने के लिए मालवा के विघटित होते राज्यों को लेकर के गुजरात और मेवाड़ में कड़ा संघर्ष छिड़ गया। और बात थी आपकी अप्रैल 1526 की, ध्यान रखिएगा। पानीपत के मैदान में पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर से हुआ। और इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें कि ध्यान रखिएगा इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई। ठीक है, और जब हार हुई तो यहीं हमारा पतन हो गया। ठीक है, हालांकि यहाँ थोड़ी सी हम बात करें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बात करें, इसका जो प्रशासन था केंद्रीय स्तर की सरकार थी, इसमें प्रांतीय प्रशासन भी था। तो यहाँ सबसे पहले इस प्रशासन की संरचना के बारे में बात करें तो देखो केंद्रीय शासन का पहला सुल्तान था। केंद्रीय सरकार का जो प्रधान हुआ करता था, केंद्रीय सरकार का प्रधान वो कौन होता था, वो सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान, है ना। और वो राज्य का सर्वोच्च संचालक, न्यायाधिकरण कह सकते हैं, सबसे बड़ा निर्णायक, कानून का सूत्रधार या सेना का प्रधान सेनापति हुआ करता था। सुल्तान राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण मामले थे उनको मजलिस ए खलवत यानी कि मजलिस ए आम में चर्चा करता था। और इस्लामी धर्माचार्यों को देखोगे, शरीयत कानूनों के रूढ़िवादियों को देख लो या व्याख्याकारों को देख लो, उनको क्या कहते थे, उनको उलेमा कहा गया था, उनको उलेमा कहते थे। यहाँ केंद्रीय सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ध्यान रखिएगा बर्नी बताता है इस चीज़ को कि सल्तनत के प्रशासन में 4 प्रमुख मंत्री होते थे, जो कि सल्तनत के प्रशासन का आधार स्तंभ मानते थे उनको, और उनके ऊपर सल्तनत का पूरा प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था। और वो कौन थे, उनका नाम बता रहा हूँ, वो चारों के, ध्यान रखिएगा। दीवान ए वजारत, और दूसरा कौन था, दीवान ए अर्ज, और तीसरा था दीवान ए इंसा, और चौथा था दीवान ए रसालत, ठीक है, इन चारों के ऊपर बोझा हुआ करता था पूरे उसका। हालांकि आप वजीर की बात करें, एक पद इसमें वजीर का हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। वजीर की बात करें, जो वजीर होता था ये राज्य का प्रधानमंत्री होता था। ये प्रधानमंत्री होता था राज्य का, और इसी प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। ठीक है, इसके कार्यालय को क्या कहते थे, इसका जो कार्यालय हुआ करता था उस कार्यालय को क्या कहते थे, याद रखिएगा, दीवान ए वजारत। क्या कहते थे, दीवान ए वजारत, जो मैंने अभी आपको 4 पद बताए थे।
ठीक है, दीवानी वजारत के नाम से, यानी कि राजस्व विभाग इसको कहते थे, राजस्व विभाग। ठीक है, अगर दीवाने वकूफ की बात करें, दीवान ए वकूफ की बात करें, इस विभाग का काम था व्यय के जो कागजात हुआ करते, कितना व्यय हुआ उसकी देखभाल करता था। अगर दीवान ए मुस्तखराज की बात करें, दीवाने मुस्तखराज की बात करें, इसमें क्या था कि जो अलाउद्दीन था उसने वित्त विभाग के अधीन मुस्तखराज नाम का विभाग स्थापित किया था। और इस विभाग का कार्य था कि जो राजस्व था वो एकत्रित करना, या उसका एकत्रित करने वाला जो अधिकारी हुआ करता था उसी के नाम से इसको जानते थे। और जो बकाया राशि हुआ करती थी उसकी ये जांच करता था दीवाने मुस्तखराज, और उसे वसूल करना उसी का कार्य था। अगर यहाँ बात करें दीवाने अमीर कोही की, दीवान ए अमीर कोही की बात करें, दीवान ए अमीर कोही थी, इसमें क्या था, जो इस विभाग की जो स्थापना की वो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की, याद रखिएगा, है ना। और इस विभाग का जो कार्य था वो मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना, और जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती के योग्य बनाना इसका कार्य था। अगर दीवान इंशा की बात करें, दीवान इंशा की बात करें तो याद रखिएगा ये शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था, जिसका संचालन दबीर नाम का सचिव करता था। और राजधानी दिल्ली का प्रशासन एक कोतवाल के हाथ में हुआ करता था, जो कि न्यायिक और पुलिस विभाग का कार्य करता था। जो मुहत्सिब था वो शहर का महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो कि लोगों के सामान्य आचरण का ब्यौरा रखता था और नैतिक नियमों को लागू करवाता था। अगर दीवानी रियासत की बात करें, दीवानी रियासत की, जो दीवानी रियासत का पद था ये शहर के बाजार जो थे उन पर नियंत्रण रखता था और माप तोल का निरीक्षण करता था। ठीक है, ये हमारी केंद्रीय प्रशासन की बात थी। यहाँ बात करें हम लोग प्रांतीय प्रशासन के बारे में, प्रांतीय प्रशासन के बारे में। जो प्रांतीय प्रशासन था, देखो प्रांत के गवर्नर या जो एकता हुआ करते थे उनको, प्रधान को बली, सुल्तान, नाजिम, नायब, मुफ्ती या इक्तादार कहते थे। सचिवालय का जो प्रधान हुआ करता था, सचिवालय का प्रधान, जो सचिवालय का प्रधान हुआ करता था उसको क्या कहते थे, ध्यान रखिएगा, उसको दबीर कहते थे या सचिव कहते थे। ठीक है, और सिखों की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, सिख का शासक सिकदार कहलाता था। सिखों या जिलों को परगना में बांटा गया था, जो कि प्रत्येक परगने में आमिल और मुंसिफ जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। जो आमिल था वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। मुशरिफ और मुंसिफ ये राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। एक शहर या 100 गांव के समूह का जो शासक था वो अमीर सदा होता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। और गांव के मुख्य अधिकारी थे पटवारी। कौन थे? पटवारी। जो हम लोग आज वैकेंसी देखते हैं ना, पटवारी, वही लेखाकार जिसे बोलते हैं, है ना, लेखाकार, चौधरी। और हालांकि खुद मुकद्दम मुखिया जिसे बोलते हैं, जो कि शासन को लगान वसूलने में मदद किया करते थे। ठीक है, ये हुआ करते थे हमारे ये। ठीक है, यहाँ सैनिक संगठन की बात करें तो सैनिक संगठन भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का। सैनिक संगठन, जो सैनिक संगठन था इसमें ध्यान रखिएगा जो अमीर देह का पद था, अमीर देह का पद, इसमें 10 सैनिकों का सेनानायक हुआ करता था। ये अमीर देह जो हुआ करता था ये 10 सैनिकों का सेनानायक हुआ करता था। ठीक है, और एक अमीर सदा हुआ करता था, अमीर सदा। ये ध्यान रखना, इसके नीचे क्या होता था, 10 अमीर या 100 सैनिकों का सेनानायक हुआ करता था। अमीर हजारा हुआ करता था,
अमीर हज़ारा। और अमीर हज़ारा के अंतर्गत ध्यान रखिएगा 1000 सैनिकों का सेना नायक ये कहलाता था अमीर हज़ारा। और अमीर तुमन की बात करें, अमीर तुमन जो था इसमें क्या था, ये किसका सेना नायक था? 10,000 सैनिकों का। कितने का? 10,000 सैनिकों का, है ना। और ये कितनों का था? 1,000 सैनिकों का, ठीक है। और ये कितने का था? ये 100 सैनिकों का था, ठीक है। सरखेल जो था, सरखेल, इसके अंदर क्या था? 10 घुड़सवारों की टुकड़ी आया करती थी, 10 घुड़सवार आया करते थे, उनका ये सेना नायक हुआ करता था। अगर सिपह सालार की बात करें, सिपह सालार की बात करें, इसमें क्या आता था? इसमें 100 घुड़सवार आया करते थे, 100 घुड़सवार। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें 10 सरखेल आया करते थे, क्योंकि एक सरखेल में 100 घुड़सवार होते हैं, ठीक है। अमीर की बात करें, अमीर के अंतर्गत क्या आता था? इसमें 1000 घुड़सवार आते थे, घुड़सवार, यानी कि 100 सरखेल आया करते थे इसमें, 100 सरखेल, ठीक है। मलिक की बात करें, मलिक, इसमें 10,000 घुड़सवार आते थे। कितने? 10,000 घुड़सवार, यानी कि 10 अमीर, ठीक है ना, 10 अमीर, क्योंकि एक अमीर के अंतर्गत 10,000 घुड़सवार आते थे। खान की बात करें, इसमें 10 मलिक आते थे, क्योंकि 10 मलिक का मतलब 1,00,000, 1,00,000 घुड़सवार आते थे इसमें, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने क्या किया? घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की, जिससे कि उसकी अदला बदली ना हो सके। ये हमारे अलाउद्दीन ने किया था ये काम, ठीक है, कि घोड़ों की अदला बदली ना हो बिल्कुल भी। यहाँ दंड व्यवस्था की बात करें, न्याय की दंड व्यवस्था की, दंड या न्याय व्यवस्था की, तो याद रखिएगा मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हुआ करते थे। जो मुस्लिम कानून हुआ करता था उसके 4 स्रोत हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? एक तो कुरान, हदीस, और तीसरा क्या होता है? इज्मा, और चौथा क्या होता है? कयास, कयास, ठीक है। कुरान, कुरान जो है क्या होता था? ये मुस्लिमों का कानून का प्रमुख स्रोत है। हदीस, ये क्या था? जो पैगंबर थे उनके कथन जो थे, उनके जो कार्य थे, उनका उल्लेख इसमें मिलता है पैगंबर के। इज्मा क्या था? इज्मा देखोगे मुजतहिद के, जो हमारा मुजतहिद था, मुजतहिद, उस मुजतहिद ने जब व्याख्या की थी तो कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है, ऐसा लिखा था उसने, और कानून के स्रोत को इज्मा कहते हैं। कयास की बात करें तो तुर्क या विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या की गई थी। एक और दंड की प्रक्रिया थी काजी सूबा की, काजी सूबा। इसमें क्या था? इसमें सभी दीवानी फौजदारी आया करती थी, इसमें दीवानी फौजदारी आया करती थी, ठीक है। और दीवानी सूबा की बात करें, दीवान ए सूबा की बात करें, इसमें क्या था? इसमें सभी राजस्व मामले रखे जाते थे, इसमें सभी राजस्व मामले रखे जाते थे। और बेफ़क़ह की बात करें, बेफ़क़ह की बात करें, बेफ़क़ह में क्या आता था? इसमें इस्लामी धर्मशास्त्र आते थे, सभी इस्लामी धर्मशास्त्र इसमें आते थे, ठीक है। और राजस्व कर की व्यवस्था देखोगे तो लगभग 5 तरीके से यहाँ पे राजस्व कर की व्यवस्था थी। तो वो राजस्व कर की व्यवस्था देखोगे 5 तरीके से, राजस्व कर की व्यवस्था। एक तो उश्र था, उश्र, एक खराज, खुम्स, खुम्स, जक़ात और जजिया, ठीक है। उस्र जो था, जो मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर था, 5% से 10% तक ये लिया जाता था, 5 से 10% तक। किससे? मुस्लिमों से, ठीक है। और खराज, जो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम, है ना, इनसे भूमि कर पे जो 1/3 से लेकर के 1/2 भाग तक ये कर लिया जाता था,
खुम्स ये लूट खान, भूमि में गड़े हुए खजाने, जो प्राप्त धन मिलता था वहां से, जिसके 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार हुआ करता था, और बाकी का जो 4/5 भाग जो बचा वो सैनिकों को अधिकतर होता था। विप्रोज जो है तुगलक को छोड़ करके शेष सभी ने, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन बिन तुगलक ने 4/5 भाग अपने लिए रखा था, बट इसने 1/5 रखा। ठीक है। जक़ात की बात करें, ये क्या था, जो मुस्लिम पर धार्मिक कर हुआ करता था, मुस्लिम पर से ये रिलीजियस कर हुआ करता था। ठीक है। कितना, 2 से और 2.5% लगभग हुआ करता था, जो कि उन्हीं की भलाई के लिए व्यय कर दिया जाता था। जजिया ये नॉन मुस्लिमों से लिया जाता था, ये भी धार्मिक कर था एक, ये भी धार्मिक कर था। सल्तनत काल में देखोगे जो कृषि योग्य भूमि थी उसको निर्धारण की दृष्टि से देखोगे तो 2 भागों में बटी हुई थी, एक खालसा और एक इक्ता। किस किस में, खालसा और इक्ता, खालसा और इक्ता। खालसा का मतलब क्या था, जो कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में हुआ करती थी, ये सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में हुआ करती थी। ठीक है। और इक्ता, इक्ता का मतलब ये था कि दिल्ली और उसके जो आसपास के क्षेत्र थे वो खालसा के अधीन हुआ करते थे, और जिसे राज्य द्वारा नगद वेतन के बदले में सैनिक और असैनिक अधिकारियों या अमीरों को आवंटित की जाती थी। ठीक है। इक्ता की बात करें, इक्ता जो इक्ता था वो एक अरबी भाषा का शब्द था, और स्टार्टिंग में इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों का राजस्व का अधिकार सैनिकों के और उनके वेतन के बदले में दिया जाता था। हालांकि इक्ता के अलावा देखोगे तो सुल्तानों ने अपने राजस्व के जो हिस्से थे उनको मुसलमान धर्मसत्व में कह सकते हैं, विद्वान में कह सकते हैं, शिक्षाविदों के लिए रखा था उन्होंने। और सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के लिए देखोगे 3 तरीके प्रचलित थे, एक बटाई, बटाई, मशाहत, मशाहत और मुक्ताई। जो बटाई थी जिसमें कि वास्तविक उपज जो हुआ करती थी उसमें से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था, और बटाई प्रणाली को विभिन्न मापों में मापा जाता था, जैसे कि किस्मते गल्ला, गल्ला बख्शी, हासिल, है ना, इन नामों से जानते थे। मशाहत को देखोगे, इसमें क्या था, जो भूमि की पैदाइश थी उसके आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था, और इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। मुक्ताई ये लगान निर्धारण करने के लिए मिश्रित प्रणाली थी, मिश्रित प्रणाली हुआ करती थी, जो कि हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित हुआ करती थी पूरी तरीके से। ठीक है। ये हमारी कुछ खेती की थी जो हमारे राजस्व वगैरह हुआ करते थे। ठीक है। हालांकि यहाँ सल्तनत काल में हम लोग थोड़ी सी अगर वास्तुकला को देखें, यहाँ की जो वास्तुकला थी, सल्तनत की जो वास्तुकला थी, वास्तुकला देखो, मस्जिद एक इस्लामिक शैली की प्रमुख विशेषता है, और मस्जिद का ढांचा काफ़ी सरल होता है, जिसमें कि चारों ओर से देखोगे छत्ते से घिरा हुआ एक खुला अहाता सा होता है, जो कि नमाज से पहले प्रक्षालन के लिए एक हौज होता है। और इस्लाम उपमहाद्वीप में देखोगे एक और नई इमारत लाया, वो था मकबरा। मकबरा मुसलमानों के मकबरे जो है प्रभावशाली इमारतें हुआ करती थी, जो कि चारों ओर विशाल बागों से घिरी हुआ करती थी, जिनमें के विशाल प्रवेश द्वार होते थे। और महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तियों के मकबरों को क्या बोलते थे, दरगाह कहते हैं। ठीक है। और ये फारसी का एक शब्द है दरगाह, इसका मतलब होता है दरबार, दरबार या महल। ठीक है, दरबार या महल। यहाँ ध्यान रखिएगा कि दरगाह जो थी उसको दरबार या महल कहते थे। ठीक है। और जो हमारा एक साहित्यकार हुआ है हसन निज़ामी, ठीक है ना, तो उसने यहाँ ऐसा लिखा है, उसने बताया है, इस चीज़ को बताता है, उसके हसन निज़ामी की जो रचना है उसको पढ़िएगा, इसका नाम है ताजुल मासिर। उसमें लिखा है उसने कि प्रत्येक किले और गढ़ पर जब विजय प्राप्त की जाती थी तो वहाँ की जो नींव भरी हुई है, जो खंबे हैं, उनको काफ़ी भयंकर तरीके से एक विशाल हाथियों के पैरों से उसको तुड़वाया जाता था। वो ये भी बताता है कि जो पहाड़ियाँ थी उनसे खोद करके पत्थर निकाले गए हैं, सामान प्राप्त करने के लिए नास्तिकों के मंदिरों को तोड़ दिया गया था यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग वास्तुकला की बात कर रहे थे, यहाँ पे स्थापत्य की बात करें, स्थापत्य की, तो याद रखिएगा जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी था उसने वास्तुशिल्प के केवल कुछ ही हिस्सों को साकार कर पाया था, जिसमें केवल उसका क्या आता है, अलाई दरवाज़ा आता है, अलाई दरवाज़ा।
ठीक है, जो कि उसके द्वार बनाए जाने वाली जो भव्य मस्जिद है उसका दक्षिणी प्रवेश द्वार हुआ करता था। जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने दिल्ली के तीसरे शहर में तुगलकाबाद की स्थापना की। और सबसे प्रसिद्ध विशेषता यह है कि एक छोटे गढ़ की तरह बना शासकों का मकबरा, जो कि शासक परिवार की असुरक्षा का परिचायक हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, उसने दिल्ली के चौथे शहर का निर्माण किया था। उसके पास पहली और दूसरी राजधानियों के बीच मोटी दीवारों से घिरी हुई जो खाली जगह थी वो बनाई थी। और जिन हिस्सों को जोड़ा वे है कहलाए, क्या कहलाए, जहानपनाह कहलाए, जहानपनाह कहलाए। ठीक है, फिरोज ने क्या किया, उसके शासनकाल की प्रमुख जो इमारतें थी उनमें 4 किलानुमा शहर रहे थे, 5वीं उसकी दिल्ली शहर थी जिसमें कि आम जनता के लिए कक्ष और जामा मस्जिद थी। अशोक का एक स्तंभ है जो कि फिरोज शाह ने अंबाला के पास में उसके स्थान से उखाड़ दिया था, उसको भी यहाँ लगाया गया। एक देखोगे इसी काल में, शासन काल में फिरोज के में एक मस्जिद निर्मित करवाई गई, काली मस्जिद, बेंगपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कला मस्जिद, ये भी शामिल है उसमें। हालांकि जितने भी लोधी शासक हुए, लोधी शासक, उन सबको कहाँ दफनाया गया है, उनको बागे जुड़ा में दफनाया गया है, बागे जुड़ा में दफनाया गया है या बागे जुड़ में दफनाया गया है, जिसे कि आज लोधी उद्यान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बड़ा गुम्बद भी है, छोटी मस्जिद है बड़ी गुम्बद जैसी, और जिसका निर्माण करवाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो सल्तनत काल की हमें स्थापत्य कला में देखें तो जो कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है, इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ पर है, ये है हमारी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कहाँ पर है 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये है हमारा अजमेर में, अजमेर में है। इसकी भी स्थापना करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, ये दिल्ली में है आपकी, और ये किसने बनवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाई थी। और पूर्ण किसने कराया, इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। जो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा है, निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है उसको किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। कहाँ पर, दिल्ली में बनवाया, दिल्ली में इल्तुतमिश ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपका एक अलाई दरवाज़ा है, क्या है, एक अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाज़ा भी आपका दिल्ली में है, दिल्ली में। और ये किसने बनवाया था, ये खिलजी ने बनवाया था, हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और जो तुगलकाबाद का जो किला है, जो तुगलकाबाद का जो किला है वो किसने बनवाया, वो हमारा दिल्ली में है। और बनवाया किसने था, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, ये कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में है। ये किसने बनवाई थी, ये मोती मस्जिद बनवाई थी वज़ीर मुइया ने। किसने, वज़ीर मुइया ने। ठीक है, हालांकि साहित्यकारों की यहाँ बात करें, थोड़ी सी उनकी रचनाओं की बात करें, सल्तनत काल में जो रचनाएं हुई उनमें से सबसे पहले आपके आते हैं हसन निज़ामी, हसन निज़ामी। और इन्होंने रचना काय की ताज उल मासिर की, ताज उल मासिर की इन्होंने रचना की। ठीक है, और जो आपके मिनहाजुद्दीन सिराज जो हुए, मिनहाजुद्दीन सिराज जो थे उन्होंने तबकाते नासरी की रचना की, तबकाते नासरी की रचना की। ठीक है,
और अमीर हसन देहलवी की बात करें तो फवाद उल पफवाद की रचना की। बर्नी की बात करें, जो बर्नी था, बर्नी ने काफ़ी रचनाएं की। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फतवा जहांदारी, कुब्बतुल तबारीक, सना-ए मोहम्मदी, हशरतनामा, ये हमारी बर्नी ने की थी। शेख जमालुद्दीन की बात करें तो सियर उल आरफीन, मेहरुमाह करी थी उन्होंने रचना। ख्वाजा इशामी की बात करें, फुतुह उस सलातीम की रचना की थी उन्होंने। अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फ़तेह, नूह सिपेहर, आशिका उल अनवर है, तुगलकनामा, लैला मजनू, शीरी फरहाद, और एक आपकी आइन सिकंदरी, हस्त बहिस्त, तारीख़ दिल्ली, ये सब रचना की हमारी खुसरो ने। इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता ने काय की किताबुल रहला की, किताबुल रहला की, ठीक है। और फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी ने की हमारी शाहनामा की, ठीक है। तो हमारे काफ़ी साहित्यकार भी हुए जिन्होंने रचनाएं की, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरा फिनिश होता है एनसीईआरटी स्तर से, ठीक है। इसके बाद हमारा 17वां अध्याय आएगा, उसका नाम रहेगा उत्तर भारत में जो साम्राज्य थे उनके संघर्ष की बात करेंगे हम लोग, जो कि लगभग बात होगी आपकी 1400 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले 17वें अध्याय में। आज के लिए हमारा अध्याय यहाँ फिनिश होता है, ठीक है। चलिए।